पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन को राजनेता के रूप में धरती पे उतारने वाले नेता है और एक प्रशासक के रूप में उनके ये 11 स्वर्णिम वर्ष मेरे मध्य प्रदेश के इतिहास को जब भी कोई लिखेगा तो शिवराज जी के ये 11 साल मध्य प्रदेश का स्वर्णिम काल है, ये वो लिखेगा, जरूर लिखेगा। ये किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के हाथ में आप कलम देंगे तो उसकी कलम से यही लिखा जाएगा। सिर्फ शब्दों पर मत जाइए बल्कि भावनाएं भी देखिए। शिवराज जी चेहरे पर उमड़ती खुशी के तो कहने ही क्या। शिवराज सिंह चौहान के बारे में मध्य प्रदेश भाजपा के सुप्रीमो की ये भावना काफी कुछ बयां कर रही है। भाजपा और भाजपा सरकार के लिए कितने सौभाग्यशाली हैं शिवराज, ये बात भी सीधे सीधे बताने की कोशिश की है नंद कुमार सिंह चौहान ने। लेकिन यहाँ बात महज भाजपा के नजरिए तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि शायद ही कोई हो जो ये नहीं जानता और समझता हो कि शिवराज कितने अहम हो गए हैं मध्य प्रदेश और यहाँ की सियासत के लिए। आज से करीब एक दशक पहले जहाँ मध्य प्रदेश एक से एक बड़े नेताओं की कर्म भूमि हुआ करता था, आज उसके सियासी ध्रुव पर सिर्फ एक शिवराज ही चमकते नजर आ रहे हैं। फिर बात चाहे सरकार के बारे में करें या भाजपा के बारे में, जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और सिर्फ दूर तलक ही नहीं गई बल्कि खुद शिवराज सिंह तक पहुंची। तो क्या कुछ कहना था उनका, जरा आप भी सुनिए। सेकंड लाइन भी है, लीडरशिप भी है। चुनाव मेरे लिए केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, चुनाव जनता से संवाद करने का भी एक माध्यम है और इसलिए मैं उस माध्यम को भी कभी छोड़ता नहीं हूँ। बात यह है कि श्यामला हिल्स किसी का परमानेंट नहीं है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको बिठाए, जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ बात महज भाजपा की नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश और यहाँ की सियासत से जुड़ी है। जाहिर है कि विपक्षी खेमे से भी इसे लेकर कोई आवाज सामने आए और ऐसा हुआ भी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विश्लेषण है और उनको लगता होगा कि उनके लिए शिवराज जी भगवान है। और जिस प्रकार व्यक्तिवाद की परंपरा बीजेपी में आप देखिए कि 13 साल की बीजेपी की सरकार है, पर बीजेपी के लोगों ने ही 11 साल का जश्न मना रहे हैं। उमा भारती जो बाबूलाल गौर साहब के कार्यकाल को उन्होंने बीजेपी की गिनती तक में शामिल नहीं किया। तो ये व्यक्ति पूजा की जो परंपरा है, ये भारतीय जनता पार्टी की नई परंपरा है और ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जहाँ जिसकी सरकार है उसकी तूती बोलती है और जो सरकार के बाहर है, चाहे उमा भारती जी बाबूलाल गौर साहब है, उनके कार्यकाल को तक नहीं जा रहा। ये तो बात रही सियासी उम्मीद और आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन यहाँ पर कुछ उन बिंदुओं को जानना भी जरूरी हो जाता है जिनके कारण मध्य प्रदेश में एक अलग मुकाम हासिल किया शिवराज सिंह ने। आम जन से सीधा जुड़ाव मध्य प्रदेश में शिवराज के बढ़ते वजूद का मुख्य कारण रहा। शिवराज सिंह ने प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया कि वो सबसे करीब है। शिवराज के नेतृत्व में भाजपा को मिली लगातार जीतों ने उनके वजूद को और बढ़ा दिया। शासन स्तर पर कई गड़बड़ियों के बाद भी व्यक्तिगत तौर पर सीएम की छवि साफ रही। शिवराज की जमीन से जुड़ी सियासत को प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ स्वीकार किया। यही कारण रहा कि सीएम शिवराज की स्वीकार्यता भाजपा संगठन में भी बखूबी दिखाई दी। तो ये वो कुछ एक कारण हैं जो ये बात सामने लाते हैं कि आखिर क्यों बीते 11 सालों में सिर्फ एक अकेले चेहरे बनकर उभरे हैं सीएम शिवराज सिंह। हालांकि कुछ लोग शिवराज की इस बढ़ते वजूद को उनकी एकलवाद संबंधी मंशा के साथ जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन इन तमाम कयासों के बीच इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आज शिवराज जहां भी हैं खुद के जैसे अकेले ही हैं। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के 11 साल पूरे होने पर और भारतीय जनता पार्टी सरकार के 13 साल पूरे होने पर। 13 साल तो नहीं, कुछ उसमें 1-2 दिन 4 दिन ज़्यादा कम होंगे, लेकिन असल में हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं एक ऐसे शेर से, क्योंकि किसी का भी 11 साल तक मुख्यमंत्री बने रहना
बहुत बड़ी बात है और इस उपलब्धि से किसी को भी इनकार नहीं है, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को, क्योंकि कांग्रेस में भी ये रिकॉर्ड दिग्विजय सिंह के नाम 10 साल का है। एक शेर है इसमें कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, यानी जो आदमी की शराएं होती है जिसमें खून बहता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है। अगर दिल से उतर जाए तो अलग बात होती है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के 11 साल, उनकी बुलंदी पर पहुंचने और ठहरने की पूरी एक किताब है। इस किताब में बहुत सारे पन्ने स्याह भी हैं और बहुत सारे पन्ने उजले भी हैं। आज हम इन्हीं सारी बातों पर, मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान खास मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता दीप्ति सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी के सह संवाद प्रमुख सर्वेश तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत, हालांकि हम समीक्षा बाद में करते हैं, लेकिन शुरुआत में समीक्षा के साथ ही करना चाहूँगा। रमेश शर्मा जी, इस पूरे 11 साल को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें विस्तार भी हो और थोड़ा सा गागर में सागर भी हो, ताकि बाकी लोगों को भी टाइम मिले। देखिए, मोटे तौर पर शिवराज जी के व्यक्तित्व में 3-4 चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे पहले तो 11 साल का, जैसा कि आपने कहा, वो रिकॉर्ड बनाया है, और 1957 से लेकर के आज तक लगातार 13 वर्षों तक या 11 वर्षों तक किसी राजनीतिक दल की सत्ता लगातार नहीं चली। तो ये रिकॉर्ड बनाने का भी अगर श्रेय जाता है तो शिवराज सिंह चौहान को जाता है। इन 2 रिकॉर्ड के अलावा शिवराज ने जिस परिस्थिति में सत्ता संभाली थी, आप कल्पना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक भी नेता चयन की, विधायक दल की बैठक ऐसी नहीं हुई जो हंगामेदार हुई हो, जिसमें नारे लगे हों, और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री अपने विधायक समर्थकों के साथ उसने बहिष्कार किया हो, चौराहे पर आकर के उसने सभा की हो। वो शुरुआत का दौर ऐसा था शिवराज का, उसमें सभा तो होती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लेकिन कई महीनों तक ये माहौल रहा कि पता नहीं शाम तक ये सरकार रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी। उस परिस्थिति में शिवराज ने अपनी यात्रा शुरू की, और यात्रा शुरू करके न केवल संगठन को उन्होंने एक शांति दी, और इन 11 वर्षों में संगठन में निरंतर मजबूत और एकजुटता का ये सिलसिला शुरू हुआ, और दूसरा सरकार का सिलसिला शुरू हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं, ये इन 11 वर्षों में व्यक्ति की मदद अगर इस सीमा तक हुई है कि अगर वो जन्म से लेकर के गर्भावस्था की चिंता, जन्म की चिंता, पढ़ाई की चिंता, शादी की चिंता और बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा की भी चिंता, ये सारे काम शिवराज ने कर पाए हैं। और वो केवल इसलिए कर पाए हैं कि शिवराज बचपन से ही लीक से हट करके काम करने के आदी रहे हैं, और जैसा कि खुद शिवराज ने कई बार कहा है, वो भावनाओं में सुकोमल इतने हैं कि गूंगी बच्ची के भी लिए सारे नियमों को तोड़ करके इलाज के प्रबंध करते हैं, और अपने संकल्प में दृढ़ इतने हैं कि एक बार खेत में अगर हालियों को लेकर के समस्या आ गई तो उन्होंने अपने पिता और परिवार के विरुद्ध हालियों को इकट्ठा करके उनकी बातें मनवाई हैं। साधारण इतने हैं कि आज 11 वर्षों के मुख्यमंत्री के बाद भी जब वो अपने गांव जैत जाते हैं तो सारे कपड़े उतार करके नर्मदा मैया में कूद पड़ते हैं। उसका कारण केवल इसलिए है कि हिंदुस्तान में वही लोगों ने अपना इतिहास बनाया है जो पूज्य आदि शंकराचार्य जी रहे हों, विवेकानंद रहे हों, दयानंद सरस्वती रहे हों, या गांधी जी रहे हों, जिन्होंने पद यात्राओं से धरती नापी है। शिवराज ने सबसे ज्यादा पद यात्राएं की हैं। लोगों की मानसिकता समझने में शिवराज का कोई मुकाबला नहीं। 2 किस्से और मैं उनको सुनाना चाहता हूं। कई बार जब वो छात्र, मैंने उनको साइकिल पर चलते विद्यार्थी परिषद में, अखबारों के दफ्तरों में प्रेस नोट लगाते देखा। उस गांव में जब वो सभा करते थे, उस जमाने में ये टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी नहीं थी, पीठ पर बैटरी लगी रहती थी और एक हाथ में माइक रहता था। शिवराज उन नेताओं में से एक थे जो किसी दोस्त के कंधे पर चढ़ करके भी गाँव में सभा कर लेते थे। या चूंकि गाँव में, मुझे पता नहीं कि आप कितने परिचित हैं, आप तो परिचित होंगे, एक खड़ा नमक आता था जो जानवरों को दिया जाता था। हाट में अगर उसकी बोरी रखी है तो शिवराज उसकी बोरी पर खड़े होकर के भी सभा कर लेते थे। एक और किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं, यद्यपि मेरी बात लंबी हो रही है। मैं लौटूंगा, क्योंकि अच्छा, ठीक है। ये दूसरे दौर में किस्सा अपन सुनेंगे आपसे। बिल्कुल, हम प्रशंसा की भी बात करेंगे, क्योंकि 11 साल सत्ता में रहना मामूली बात नहीं है। लेकिन उसके पहले दीप्ति जी, आपका नजरिया क्या है एक प्रतिपक्ष के रूप में? और उनका उजला पक्ष आपके सामने रमेश जी ने रखा है, लेकिन उजले पक्ष के साथ साथ जो आपको लगता है कि ये कुछ कमियां थी जो सरकार को विपक्ष के नजरिए से पूरी करनी चाहिए थी, आपको उसमें जो भी कुछ कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ व्यक्ति विशेष की बात हो रही है या सरकार की बात हो रही है? अगर हम सरकार हम दोनों बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चूंकि 11 साल हो रहे हैं, इसलिए उनकी बात भी है, और 11 साल में उनकी सरकार ने क्या किया उनकी बात भी। आप दोनों को समाहित करें इसमें। तो देखिए, अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करेंगे तो मैं उन पर बाद में आऊंगी। पहले अगर मैं सरकार की बात करूं तो निश्चित तौर पे ये सरकार जो आई थी वो उमा भारती जी के कारण आई थी। और आज मुझे ये देखकर कि उमा भारती जी या बाबूलाल गौर जी
ये जिस तरीके से एक महिमा मंडित किया जा रहा है एक व्यक्ति को उससे मुझे ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को एक परिवार कहती है और परिवार में से बुजुर्गों को किस तरीके से उनका बहिष्कार करती है, कहाँ उनको ले जाके छोड़ती है, ये आज के इस 11 साल बेमिसाल के कार्यक्रम से पता चल गया। अब अगर हम व्यक्ति विशेष की बात करें कि उन्होंने बहुत टिके हुए हैं, 11 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ा है और सरकार को भी अगर उसमें हम समाहित कर दें तो मुझे जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे खल रही हैं, जो मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए थी और ये जो 11 साल हैं इस पे प्रचार प्रसार ना होके इस पे चिंतन होना चाहिए था, इस पे मंथन होना चाहिए था कि हमने इन 11 सालों में कहाँ क्या कमी छोड़ी, किन चीज़ों की कमी रह गई। अब वो कमी ऐसी है कि खुद को किसान पुत्र कहने वाले, अपने आप को बताने वाले कि मैं किसानों का मसीहा हूँ और मैं किसान का पुत्र हूँ, उस प्रदेश में 30,000 किसान मर जाते हैं। अपने आप को, ये दुर्भाग्य देखिए, इस प्रदेश की बच्चियों के मामा कहने वाले, अपने आप को भाई कहने वाले, उस प्रदेश की ये मैं नहीं आंकड़े बता रही हूँ, ये मैं विधानसभा के आंकड़े बता रही हूँ, 35,000 बच्चियों का अपहरण हो जाता जिनका अभी तक आज तक कोई अता पता ठिकाना नहीं है। हम उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश में कुपोषण से 12 लाख बच्चों की मौत हो चुकी है। क्या ये बेमिसाल जो 11 साल बेमिसाल, ये आंकड़े 11 सालों के हैं या पुराने भी हैं? नहीं, ये सिर्फ ये 13 साल में 12 लाख बच्चे मर गए। 1 लाख साल का आंकड़ा है। मेरी बात सुनिए, 1 लाख नहीं, साल मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, बाकी आप जारी रखें। मैं क्योंकि पूरा मैंने ये सब पढ़ा है जब और देखा, क्योंकि मैं इस बात को सोच रही थी कि आज ये जो इतना प्रचार प्रसार हो रहा है तो इसके पीछे कमियां क्या हैं, इन पे मंथन करना चाहिए। और मेरे अंदर एक कोई गलत भावना से नहीं, पर मेरा ऐसा सोचना है कि इन पे होना चाहिए चिंतन कि क्या वाकई आज प्रचार प्रसार करने की जगह इन पे मंथन होना चाहिए। वो खुद मंथन करें, ये 11 साल बेमिसाल वो इस चीज से मंथन करके और चिंतन करके विषय पे वो करें। जिस प्रदेश में कुपोषण की ये हालत हो, जिस प्रदेश में शिक्षा का वो स्तर हो कि जहाँ स्कूलों में टीचर पर्याप्त ना हो, जहाँ स्कूलों की दीवारें गिर जाती हों, जहाँ स्कूलों में बच्चों को बैठने की टाट पत्ती ढंग से अवेलेबल ना हो, जहाँ सरकारी स्कूलों की ये हालत हो कि दीवारें गिर जाएं, जहाँ हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में बेड नहीं हो, एक के ऊपर 2-2, 3-3 मरीजों को रखना पड़े। अगर ये हालात निर्मित होते हैं तो क्या आप मुझे ये बताइए, क्या ये 11 साल बेमिसाल हैं? जिस प्रदेश ने व्यापम महाघोटाले जैसा एक घोटाला दिया जिसमें 50 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं, जो बच्चे हैं उनके भविष्य बर्बाद हो गए हैं, क्या ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं? बिल्कुल, बताइए। मैं लौटता हूं, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास। वो सवाल मेरा ये कि अगर इतना सब कुछ है तो सरकार ने तो अपनी वाहवाही करेगी, वो 11 साल मनाएगी, 13 साल भी मनाएगी, लेकिन इस कांग्रेस इन 11 सालों में आज के दिन कांग्रेस क्या कर रही है? एक बात मैं आपसे जरूर पूछूंगा इसमें, क्योंकि अगर वो बेमिसाल 11 साल मना रहे हैं तो आप धिक्कार दिवस मना सकते थे, आप जनता के बीच में वो लेके जा सकते थे कि बुझा हुआ दिया है, जो आप बताते कि ये दिया जला हुआ दिया जला रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा यहाँ बेकदरी हो रही है कि ये धिक्कार दिवस मनाने की मनोबत है। मैं लौटूंगा, बहुत सारे सवाल हैं आपकी तरफ से, बहुत सारे सवाल मैं पूछ लूंगा सर्वेश जी से भी और शर्मा जी से समीक्षा कराऊंगा कि भ्रष्टों पर मुकदमे में सरकार पीछे क्यों है? भ्रष्टों पर, भ्रष्ट अधिकारियों को एक तरह से मैदानी नियुक्ति देने में सरकार क्यों है? भ्रष्टाचार की हम बात करें तो वो बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो सरकार वेतन बांटने और विकास के लिए इक्विटी बेचती है, ये आर्थिक तंगी क्यों है? ये सवाल बहुत सारे हैं दीप्ति जी, लेकिन इन सवालों पर कांग्रेस ने आज के दिन क्या किया, ये सवाल मेरा आपसे रहेगा। उसके पहले सर्वेश जी, बहुत सारी बातें याद होंगी क्योंकि उजला दिवस है। हम नहीं चाहते कि आज जब शुभकामनाएं दी जा रही हैं, बधाई दी जा रही है, तो हम उस दिन हम मरसिया पढ़ें या मातम की बात करें, लेकिन चूंकि लोकतंत्र में सवाल होंगे और सवालों के जवाब सरकार को देने पड़ेंगे। आपसे मेरा सवाल ये है कि आप तारीफ करिए, सरकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार की उन कमियों पर भी बात करिए जो 11 साल में हो ना सकी। आपकी राय? माननीय राघवेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिशा दिशा प्रहार है, फिर भी जनता का शिवराज जी पे आशीर्वाद है। मेरी बहन दीप्ति जी ने जो बातें कही उसमें सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय संगठन के हमारे जो मुखिया है नंदू भैया, उनको ये विषय रखा कि साहब कांग्रेस के लोग एक ये मिथ्या प्रचार करते हैं कि कभी भी कोई कांग्रेस मतलब भाजपा की सरकार 2 साल 3 साल से ज़्यादा कोई भी एक मुख्यमंत्री टिकता नहीं है। तो इस मिथ्या प्रचार का जवाब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने देते हुए 11 वर्ष आज की तारीख में पूर्ण कर लिए हैं। तो मैं बहन दीप्ति को बताना चाह रहा हूं कि हमने इस कार्यक्रम का नाम ही रखा है कि शिवराज सिंह जी के 11 साल। तो इसका उद्देश्य मात्र ये था कि कांग्रेस की जो मिथ्या प्रचार था और जो छोटी सोच थी कि भाजपा में संगठन की शक्ति कम है, इसलिए उसका एक जवाब था। रही बात भाजपा के 13 साल में भी शुरुआत में प्रगति हुई है और इन्होंने जैसे कहा है कि उमा जी की वजह से सरकार रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवारवाद या व्यक्ति विशेष पर चलने वाली पार्टी नहीं है। यही तो सवाल कर रही कांग्रेस की, अब व्यक्तिवाद पर आ गई है। कोई व्यक्तिवाद पे नहीं है, ये परिवारवाद पे है। शिवराज जी के मतलब इस भारतीय जनता पार्टी में के जो प्रदेश की अगर देखें तो परिवारवाद का चल रहा है यहाँ पे, और व्यक्ति विशेषवाद का चल रहा है। यह सवाल था गौर साहब और उमा जी का जिक्र नहीं हुआ, इसलिए परिवारवाद की बात हो रही है, व्यक्ति की बात कर रहे हैं जी। व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति की बात कुछ है ही नहीं ना। मध्य प्रदेश में अगर संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो ताई आज की तारीख में सिरमौर पद पे है, अन्य वरिष्ठ लोगों भी कई पदों पर है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ शिवराज सिंह जी ही की प्रगति हो रही, प्रत्येक कार्यकर्ता की प्रगति हो रही है, एक कार्यकर्ताओं की चिंता हो रही है। और शिवराज सिंह चौहान जी के राज में सबसे ज्यादा घोटाले पकड़े गए। दूसरे राज्यों में, कांग्रेस के राज्यों में घोटाले पकड़े नहीं जाते क्योंकि सरकार और अधिकारी लिप्त रहते हैं, इसलिए जो चीज पकड़ी जाती है वो दिखती है। तो हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रत्येक जो भी घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, उसकी निष्पक्षता से जांच कराई है। और ये कहा उनका जो भी योजना रहा है। आज मैं माननीय रमेश जी ने जो बात कही कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की चिंता करने वाला कोई व्यक्ति अगर इस पृथ्वी पे है तो वो माननीय शिवराज सिंह चौहान है। बिल्कुल, तो मैं उन्हें मानव नहीं महामानव कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास दीप्ति जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुझे रमेश जी के पास आना है जी। देखिए, मेरे भाई ने माना है कि घोटाले पकड़े गए हैं। धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। तो घोटाले तो हुए हैं और पकड़े भी गए हैं, ये एक्सेप्ट कर लिया है। अब रही बात अगर व्यक्ति विशेष की नहीं है, सर्वे जी, इनका कहना यह है दीप्ति जी कि घोटाले हुए हैं लेकिन इन्होंने पकड़े भी हैं। कांग्रेस के राज में घोटाले होते थे मगर पकड़े नहीं जाते। 13 साल से तो सरकार आपकी है, घोटाले किसमें हुए हैं? आप मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, अगर व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है तो इस 11 साल बेमिसाल की जगह आप 13 साल करते हो और उमा जी को बुलाते हो और बाबूलाल गौर जी को बुलाते हो। आपका जो मिथ्या प्रचार है, जो आप लोगों ने मिथ्या प्रचार करा है, विपक्ष को दिखाने के लिए आप सरकार चला रहे हैं। नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए सर्वे जी, लौटूंगा आपके पास आऊंगा। ये तो मेरी बहन दीदी का मैंने जवाब दिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक कार्यकर्ता के दिल में उत्साह था कि वो शिवराज सिंह चौहान जी। मैं लौटूंगा आपके पास संक्षेप में जी। दीप्ति जी, संक्षेप में। हम आपको जनता ने चुना है, जनता के हक के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, जनता की जरूरतों के लिए। आप विपक्ष को दिखाने के लिए कि विपक्ष क्या सोचता है आपके बारे में, इसलिए आप 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मन की भावना का नहीं, मैं कार्यकर्ता की भावनाएं बता रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की भावना बता रहा हूँ। नहीं, ये हमारे लिए खुशी का विषय है। आप पहले इनको बोलने थे, फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपके सोच में, आपके विचारों में भी जनता नहीं है। आपके सोच और विचार में आज भी विपक्ष है और आप उसको दिखाने के लिए अपना 100 करोड़ रुपए खर्च करके महिमा मंडित एक व्यक्ति को कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह आती है कि मैंने जो कही बातें, वो मैं खुद नहीं कह रही हूं, वो सरकारी आंकड़े हैं। मैंने जो बताया वो ऐसी चीजें हैं कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है। आपके लिए दोहराव, विषयों का दोहराव ना हो, आप नहीं बात करें जी। इसके बाद कृषि कर्मठ पुरस्कार अगर मध्य प्रदेश को मिलता है, इस विषय में क्या कहना है? सर्वेश जी, दीप्ति जी, बस दोहराव ना हो, बात आप करें। अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मैं दोहराऊंगी कि मुझे उन सवालों का जवाब चाहिए मेरे। आप बिल्कुल बेमिसाल बनाइए 11 साल को, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे उन सवालों का जवाब दीजिए कि 30,000 बच्चे, 35,000 बच्चियां गायब क्यों हुई? देखिए, आपके सवाल हो गए, जवाब देने के लिए वो बाध्य नहीं। आपने सवाल किया, जनता ने सुने, आप उनसे जवाब लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। आपके सवाल हो गए, पर क्या है, फिर आप 11 साल दोहराव करेंगे, समय जाएगा, जाया होगा समय। फिर 11 साल बेमिसाल आप किस बात के लिए बता रहे हैं? जो चीजें कमियां रह गई हैं वो पूरा कौन करेगा? उनको कौन एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये कमियां रही हैं? नहीं तो तारीफों के पुल बनते रहेंगे। मैं बात करूंगा तो मैं लौटूंगा 2003 के बीच में, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन मेरा सवाल वही है आपके पास जो सवाल आप, उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुए, जनता ने कितने दर्द भोगे और कितने अंधेरी रातें बिताई है। 1 मिनट, मेरा सवाल वही है जिसका जवाब नहीं आया कि कांग्रेस ने आज के दिन क्या किया। मैं लौटूंगा आपके पास, उत्तर दीजिए आप उसका। शर्मा जी, 2-3 सवाल जो उभर के आते हैं कि
आखिर इस सरकार में तरक्की हुई, इसमें कोई शक नहीं। जन्म से मृत्यु तक सरकार जनता के साथ, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन गुड गवर्नेंस के मामले में सरकार पिछड़ रही है। भ्रष्टाचार के आरोपियों पर मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, जबकि लोकायुक्त की सिफारिशें सरकार के पास लंबित है। भ्रष्ट अधिकारियों को मैदानी नियुक्ति जा रही है, जबकि गुड गवर्नेंस के मामले में प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये 2-3 सवाल हैं जो सरकार की तरफ से उत्तर आने चाहिए थे। लेकिन एक समीक्षक के नाते आपकी इन पर क्या राय है? हाँ, एक समीक्षक के नाते तो पहले तो मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ जो आपके सवाल में नहीं आई, कि किसी बुजुर्ग की अगर अनदेखी हो रही है तो ये बात किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 1960 के दशक में अगर देखेंगे तो नेहरू जी ने एक कामराज योजना लागू की थी और उसके तहत उन्होंने सारे बुजुर्गों को घर बैठा दिया था। फिर इंदिरा जी ने खुद भी, जो उस समय के सारे सीनियर थे, चाहे वो मुरारजी भाई हों, वो चौहान साहब हों, वो जगजीवन राम, उन सबको घर बैठा दिया था। ठीक उसी प्रकार सीताराम केसरी की दुर्गति हमने दिल्ली के कार्यालय में, उन दिनों दिल्ली में था और रिपोर्टिंग करता था, वो कार्यालय में हमने देखी है। तो किसी भी राजनीतिक दल को किसी बुजुर्ग की बात नहीं करना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, पत्रकार के रूप में भाजपा ने जो कार्यक्रम जाहिर किया है उसमें सरकार के 13 साल और शिवराज के 11 साल जोड़े हैं। उसका कारण यह है कि 11 साल के रूप में एक मुख्यमंत्री का सर्वाधिक कार्यकाल है। ये इस बात को वो साबित करना चाहते हैं और इस बात को दिखाना चाहते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी खास बात ये जो है, जो आपने भी उठाई, आर्थिक समस्या की, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में निरंतर इसमें कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये सरकार जब आई थी तब उसकी परिस्थिति क्या थी? उस समय 35,000 करोड़ का कर्जा था जब सरकार ने काम संभाला था। और ये 35,000 करोड़ का कर्जा उस परिस्थिति में था कि सरकारी कर्मचारी निकाले जा रहे थे। 28,000 कार्यभारित कर्मचारियों को घर बिठा दिया गया था। अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए भी 5 रुपया लगता था। स्कूलों में मास्टरों की भर्ती नहीं थी। सड़क कहाँ है और गड्ढा कहाँ है इस बात का पता नहीं था। बिजली कब आएगी, कब चली जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उस परिस्थिति में सरकार ने अपना काम शुरू किया। वो सारे निकाले गए कर्मचारियों को भर्ती किया है। नई भर्ती, माफी के साथ में थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको। कहने का अर्थ जो है, इसके कारण ये बात हुई है। अब दूसरी बात जहां तक आपने कही है, मेरा कहना है कि ये सब अच्छा हुआ, इसी तो तीसरी बार सरकार में है। आपकी बात की जनता ने तस्दीक की है 3 बार में। लेकिन जो मेरा सवाल था, जिसका आप उत्तर देने जा रहे हैं, कि ये भ्रष्ट अधिकारी, एक बात समझ लीजिए, जो इस चैनल पर भी और लगभग हर चैनल पर मैंने कही है, कई बार राजनीतिक दल हमको दिखता है कि ये राजनीतिक दल कर रहा है, लेकिन सरकार के ज्यादातर पावर उस ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होते हैं जो बल्लभ भवन में बैठता है, जो आईएएस आता है। आईएएस ने हर सरकार में अपना बचाव किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिन दोनों BR यादव के ऊपर जमीन घोटाले का आरोप लगा, यद्यपि वो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन BR यादव ने उसमें कोई गड़बड़ी नहीं की थी। वो गड़बड़ी एक आईएएस की थी जो मंत्री के खाते में चली गई। आईएएस का बकायदा एक ग्रुप रहता है जो राजनीतिक दलों को फंसाता है, उसमें बिल्कुल बचत के रास्ते निकालता है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो कैप्टन ही होता है, विभाग का मंत्री होता है और सरकार का मुख्यमंत्री मुखिया होता है। तो इन बातों पर हम बाद में और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि समय सिर्फ 2 मिनट है। आप बिल्कुल कंजर्वेटिव होकर अगर आधा मिनट में बात करेंगे तो अपन इसको अच्छे से कर पाएंगे। सर्वेश जी, आपकी टिप्पणी 30 सेकंड आपके मेरा मानना है कि माननीय शिवराज सिंह जी के ये जो 11 वर्ष है, विकास के है, सेवा के है, जन कल्याण के है, उन्होंने इस 11 वर्ष में, पूर्व में मैंने कहा है कि किसी भी मनुष्य की, व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु की चिंता करने वाले मेरे हिसाब से ये पहले महामानव है प्रदेश के, नहीं इस देश के, इस विश्व के, जिन्होंने पैदा होते से ही, मतलब पैदा होने के पहले ही किसी महिला के, अगर मान लो जननी सुरक्षा योजना वो लेके आए, जननी एक्सप्रेस योजना वो लेके आए, उसके बाद उन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करा, उसके बाद उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में बहुत काम करा। बिल्कुल सर्वेश जी, उनके बारे में अगर मैं कहना चाहूंगा तो इतना बड़े, उनकी 11 साल में इतनी उपलब्धियां है कि ये शो तो कम पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन इसकी आलोचना भी बहुत है, जिसके लिए भी ये शो कम पड़ेगा। दीप्ति जी बताएंगे इस बारे में। 30 सेकंड दीप्ति जी आपके पास। बिल्कुल, मैं ऐसा समझती हूँ कि निश्चित तौर पे 11 साल मुख्यमंत्री के हैं और वो रहे हैं, और इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर मैं जो समझती हूँ कि जो 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये गलत है और इसमें उनको मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। हमने इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया कि वो 11 साल के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बिल्कुल हैं। पर सबसे बड़ी चीज, जिन चीजों को मैंने कहा वो चीजें कहाँ है? आज अंग्रेजी का विरोध करने वाले वो मुख्यमंत्री, उनके खुद के बच्चे विदेश में और पुणे में पढ़ते हैं, और वो एक भाषण में कहते हैं कि सरकारी स्कूल, मैं चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाए, सरकारी को बढ़ा। फिर क्यों नहीं आप ये 100 करोड़ रुपए स्कूलों में लगा देते? मत करिए प्रचार प्रसार। जब आपका इतना अच्छा काम है तो आपको क्यों दिखाने की जरूरत है? क्या दिखाना चाहते हो आप? ठीक। और अगर आप ये कहते हो कि सरकारी, आज एक पूछा गया उनसे कि भाई आप मंत्रियों के लोग, जो अधिकारी हैं उनके लोग सरकारी अस्पताल में क्यों इलाज लेते हो? उनका एक कैसा बचकाना सा बयान था कि हम सरकारी अस्पतालों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते।
अगर मुख्यमंत्री ऐसे बयान, ये सारी चीजें हैं, तो ये 11 साल जो हैं उनको उस पे मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मैं जहां तक समझती हूँ जो कमियां रह गई हैं उनको पूरी करना चाहिए, जो वादे जनता से किए थे उनको पूरा करना चाहिए। लेकिन भाजपा की तरह आपसे भी मेरा सवाल अनुत्तरित है, वो ये है कि आखिर आज कांग्रेस ने क्या किया? देखिए उसका कांग्रेस, मैं आपको जवाब दे देती हूँ इस बात का। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि विपक्ष को हम ये दिखा दें कि हम हमारे ऊपर जो बात बोलती थी इसलिए हम ये कर रहे हैं 100 करोड़ का। कांग्रेस का ये काम नहीं है कि इनको दिखाने के लिए, जनता के अधिकारों की जो बात है और जनता को रखी, मेरी बात, जनता को ये मालूम है और जनता को कैसे उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़नी है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर ये नहीं करेगी कि सिर्फ विपक्ष को दिखाने के लिए। चलिए जवाब अपेक्षा अगर कांग्रेस सर्वेश जी तो जवाब अभी भी नहीं आया कि आज के दिन कांग्रेस ने इस 11 साल के बारे में क्या जनता के बीच में कोई संदेश लेकर गई कांग्रेस, उसका जवाब नहीं आया। लेकिन शर्मा जी, इस पूरी चर्चा में जो कुछ हुआ, जो कुछ कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए, हो सकता है कि सरकार कहे कि 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए, लेकिन इस जलसे पर खर्च तो हुए हैं करोड़ों रुपए। ये ठीक वैसे ही लगता है जैसे, मैं खैर अपनी बात बाद में कहूंगा जब तक आपकी अंतिम टिप्पणी। स्वाभाविक रूप से जो कि मध्य प्रदेश की जो माली हालत है कि उसके हिसाब से हर हमको मुद्दे पर पैसे बचत की तरफ चलना चाहिए। अब ये 100 करोड़ का खर्चा पता नहीं ये कार्यकर्ताओं के सिर है कि सरकार के खजाने से है, जो तो मध्य प्रदेश का यहाँ के लोगों की जेब से निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से कुछ रास्ते ऐसे निकालना चाहिए जो कि इस समय मध्य प्रदेश पर आर्थिक संकट है, तो हम बचत किस प्रकार कर सकते हैं। बिल्कुल, हम इस चर्चा में बहुत नजदीक तक गए, मुद्दों के नजदीक तक पहुंचे और कई ऐसे भी सवाल जो अनुत्तरित हैं जिनके उत्तर नहीं आए, लेकिन हम फिर कभी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज IND एजेंडा में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये ठीक वैसा ही है। कांग्रेस हालांकि इस बात पर ज़्यादा कमर कसकर मैदान में नहीं आई है, लेकिन कभी जारशाही हुआ करती थी जिसमें जब राजा या बादशाह आते थे जनता के बीच में तो गरीब गुरबे लोगों को अच्छे वस्त्र पहनाए जाते थे, अच्छा खाना दिया जाता और राजा से कहते थे कि सब कुछ अमन चैन है। कांग्रेस की नज़र में ये चीज़ हो सकती है कि सब कुछ अमन चैन है और उसको दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। ये जारशाही का से भी तुलना कर सकते हैं, लेकिन जनता ने जो मध्य प्रदेश 2003 में भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था, आज उससे स्थिति बेहतर है, हालात सुधरे हैं। कुछ बिगड़ने की स्थिति है, बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो इसको सुधारेंगे, आर्थिक स्थिति भी ठीक करेंगे, गुड गवर्नेंस को भी ठीक से लागू करेंगे और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को भी काबू में करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, इन पर फिर कभी चर्चा। आप बने ही रहे हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।